नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायो गुरु पर। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 9 एंजाइम का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंजाइम जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। एंजाइम इन यीस्ट यानी खमीर इसका अर्थ होता है। एंजाइम की कोई डेफिनेशन पूछे तो हम लिखेंगे एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मीन्स जैव उत्प्रेरक। कैटलिस्ट क्या होता है? वे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या उसमें परिवर्तन कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन की रेट होती है उसमें परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। और ये बायोलॉजिकल क्यों है, यानी जैव क्यों है? इसे हिंदी में हम कहेंगे जैव उत्प्रेरक। बायोलॉजिकल क्यों है? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीवों में पाया जाता है। में प्रेजेंट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। क्यों होता है, क्या काम करता है? ये हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक है उपचय अभिक्रिया। उपचय अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में अभिकारक मिलकर के एक जैव यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे अभिकारक मिलकर के क्या करेंगे? जैव यौगिक का निर्माण करेंगे। और इस क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होता है उपचय अभिक्रिया? उपचय अभिक्रिया में अभिकारक मिलकर के जैव यौगिक का निर्माण करते हैं और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी एटीपी की आवश्यकता होती है कह सकते हैं। इसमें अभिक्रिया में हम एग्जाम्पल दें तो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस, यानी ऑक्सीकरण और जल अपघटन। ये अभिक्रियाएं इसमें होंगी। इसे केमिस्ट्री की तरीके से समझे तो इसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ये होती है ऊष्मा शोषी, यानी एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा का अवशोषण करती है। नेक्स्ट आती है अपचय अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जैव यौगिक का विघटन होता है। जो ये जैव यौगिक होता है वो टूटता है, उसका विघटन होता है, उसे कहते हैं हम। अपचय अभिक्रिया में क्या होता है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जैव यौगिक का विघटन होता है और इसमें विघटन से ऊर्जा मुक्त होती है, यानी एटीपी मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है हमारा उपचय अभिक्रिया और दूसरा है अपचय अभिक्रिया। अपचय अभिक्रिया और उपचय अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखते हैं। पहले अपचय अभिक्रिया का देख लेते हैं। इसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है। इसमें सुक्रोज लेते हैं। सुक्रोज जल के साथ क्रिया करता है। सुक्रोज एक बड़ा अणु होता है, यानी जैव अणु होता है जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से बना होता है। सुक्रोज में एंजाइम काम कौन आता है? इसे तोड़ने के लिए, इसका अपघटन करने के लिए सुक्रेज एंजाइम काम आता है। ये किस में टूटेगा? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में, और ऊर्जा मुक्त होगी एटीपी के रूप में। इस अभिक्रिया में तो होता है ऊर्जा मुक्त हो रही है, रिलीज हो रही है। और जो अपचय अभिक्रिया पढ़ी थी हमने, उपचय अभिक्रिया,
इसमें अभिकारक मिलकर के जैव यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। इस रिएक्शन को हम उल्टा कर देंगे, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, एटीपी, यानी इसमें ऊर्जा की आवश्यकता और इसमें एटीपी साथ में जा रहा है। ये सुक्रेज साइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, सुक्रेज साइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, जिससे सुक्रोज और जल निकलता है। एक और उदाहरण देखते हैं उपचय अभिक्रिया का। उपचय अभिक्रिया में प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, उस एक संश्लेषणात्मक अभिक्रिया है, यानी सिंथेसिस रिएक्शन है। इसमें CO2 H2O मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। यहाँ पे इसका संश्लेषण हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम संश्लेषणात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी शरीर की कोशिकाएं होती हैं, उनमें अपचय और उपचय दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, जिसे हम उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। अपचय अभिक्रिया प्लस उपचय अभिक्रिया, इसको हम क्या कहेंगे, उपापचय अभिक्रिया। शरीर में उपापचय क्रिया होती है। ओके, तो अब हम एंजाइम की जो सर्व स्वीकृत परिभाषा देखेंगे। एंजाइम की सर्व स्वीकृत परिभाषा क्या होती है? एंजाइम जो होते हैं वो कोशिकाओं में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं कुछ अति सक्रिय कार्बनिक पदार्थों की अल्प मात्रा की उपस्थिति में, यानी कह सकते हैं कि जैव उत्प्रेरक से संपन्न होती है, उस कार्बनिक पदार्थ को ही एंजाइम कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वो जैव उत्प्रेरक होता है। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, भी हमने ऊपर पढ़ा था। और ये जो एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम तो नहीं कह सकते, कुछ एंजाइम अपवाद स्वरूप होते हैं। अधिकांश एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। याद रखने की बात है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। जैसे जो एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं उन्हें सरल प्रोटीन कहते हैं। सरल प्रोटीन के उदाहरण है पेप्सिन, यूरिएज और एमाइलेज। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन नहीं होते हैं, तो इसका अपवाद हो जाता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है अपवाद में। अपवाद में आ जाता है राइबोजाइम एंजाइम और राइबो न्यूक्लियस एंजाइम। ये दो एंजाइम हैं जो प्रोटीन से नहीं बने होते। ये दोनों एंजाइम आरएनए से बने होते हैं। तो ये याद रखने की चीज है, इसे रिमेम्बर कर लेना। राइबोजाइम एंजाइम और राइबोन्यूक्लियस एंजाइम आरएनए से बने होते हैं, प्रोटीन से नहीं। ये इसका अपवाद है। अब हम पढ़ेंगे कि एंजाइम शब्द किसने दिया, इसको जैव उत्प्रेरक किसने बताया। इन वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी एंजाइम का इतिहास पढ़ेंगे। एंजाइम को जैव उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने पहचाना, ये पढ़ेंगे अब हम। जैव उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले बर्जीलियस ने पहचाना। किसने पहचाना? बर्जीलियस ने 1835 में ही बता दिया था कि जो एंजाइम है वो जैव उत्प्रेरक होते हैं। कितने में? 1835 में। और एंजाइम शब्द विली कुहने ने 1878 में एंजाइम शब्द दिया। वैज्ञानिक एडवर्ड बुकनर ने
1897 में यीस्ट कोशिका में खमीरीकरण करने वाले पहले एंजाइम को खोजा। इसका नाम है जाइनेज एंजाइम। इसे हम पहला एंजाइम भी कह सकते हैं। जाइनेज एंजाइम है, सबसे पहले जाइनेज एंजाइम खोजा गया एडवर्ड बुकनर के द्वारा यीस्ट कोशिका में। याद रखने की बात यहाँ पे है, यीस्ट कोशिका में पहले एंजाइम की खोज हुई। इसे हम पहला एंजाइम भी कह सकते हैं। और जेबी सुमनर ने यूरिएज एंजाइम को, कौन से एंजाइम को? यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया, यानी इसका क्रिस्टलीकरण किया। क्रिस्टलीकरण। और सुमनर और एक वैज्ञानिक और है नॉर्थरोप ने 1930 में बताया कि सभी एंजाइम, सभी यानी अपवाद में कुछ रह गए वो अलग है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और इसके अपवाद हमने ऊपर पढ़ लिए थे, राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो प्रोटीन से नहीं बने होते, आरएनए से बने होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एंजाइम की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम होते हैं उनका मुख्य घटक प्रोटीन के साथ साथ एप्रोटीन भी होता है, यानी नॉन प्रोटीन होता है, उसे हम कहते हैं पूर्ण एंजाइम। वे एंजाइम जो प्रोटीन और एप्रोटीन भाग से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं पूर्ण एंजाइम, और जो केवल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं सरल एंजाइम। सरल एंजाइम के उदाहरण कौन कौन से हैं? पेप्सिन, एमाइलेज और यूरिएज। अब पूर्ण एंजाइम को इंग्लिश में कहते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। जो होलो एंजाइम है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक एपो एंजाइम और दूसरा है कोफैक्टर। इन्हें हिंदी में कहते हैं, इसे एपो एंजाइम को तो एपो एंजाइम और कोफैक्टर को सहकारक। एपो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन भाग होता है होलो एंजाइम का। कौन सा भाग होता है? प्रोटीन भाग। और कोफैक्टर जो सहकारक है वो एप्रोटीन भाग होता है। एक बात आती है कि पूर्ण एंजाइम यानी हेलो एंजाइम में प्रोटीन भाग के साथ साथ एप्रोटीन भाग क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि ये भाग है, ये प्रोटीन की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। अब हम कोफैक्टर को पढ़ेंगे। कोफैक्टर किसे कहेंगे? वे फैक्टर यानी सहकारक जो है वो प्रोटीन के साथ मिलकर कार्य करता है, प्रोटीन के साथ मिलकर कार्य करता है, उसे हम कहेंगे कोफैक्टर। इसे हम हेल्पर एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए हमसे हेल्पर एंजाइम भी कहेंगे। कैसे काम करते हैं देखिए एक बार। यहां हमने पढ़ा था कि कोफैक्टर है वो एप्रोटीन भाग है और एपो एंजाइम प्रोटीन भाग है। एप्रोटीन भाग किस लिए है, क्या काम आता है कि प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है, इसलिए प्रोटीन भाग के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, इसलिए इसे हेल्पर एंजाइम भी कहते हैं। कोफैक्टर है वो दो भागों में बटा होता है, यानी हेल्पर एंजाइम दो भागों में मिलकर से बना होता है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक सहकारक और अकार्बनिक सहकारक। अकार्बनिक सहकारक में आते हैं अकार्बनिक
कार्बनिक सहकारक में धातु आयन होते हैं, मेटल आयन। जैसे एग्जाम्पल में देखिए Zn+2 है, यानी जिंक आयन है। ये क्या काम आता है? ये कार्बनिक एनहाइड्रेट और अल्कोहल अल्कोहल डाइहाइड्रोजिनेज में पाया जाता है। जिंक आयन जो है वो कार्बनिक एनहाइड्रेट और अल्कोहल डाइहाइड्रोजिनेज में पाया जाता है। और जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है ये दो भागों में बटा होता है। पहला है प्रोस्थेटिक समूह या प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक समूह किसे कहते हैं? वे समूह जो एपो एंजाइम से दृढ़ता से जुड़े हो, यानी टाइटली जुड़े होते हैं। इन्हें अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये एपो एंजाइम से दृढ़ता से या कह सकते हैं सघनता से जुड़े होते हैं। इन्हें अलग कर पाना कठिन होता है। इसके उदाहरण हैं साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन। कौन कौन से उदाहरण है? साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन। नेक्स्ट इसका भाग है वो है कोएंजाइम या सह एंजाइम या सहविकर। ये क्या होता है? ये कार्बनिक भाग होता है। ये एपो एंजाइम से सरलता से जुड़ा होता है, मतलब ढीले हल्के तरीके से जुड़ा होता है, जिसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं और इसे वापस भी जोड़ सकते हैं, वापस भी अनुबंधित हो सकता है। इसके उदाहरण में है NAD, NADP, FAD। NAD की फुल फॉर्म होती है निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और इसकी होती है NADP की निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। NAD और NADP में नियासिन विटामिन पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? नियासिन विटामिन। और FAD में पाया जाता है B2 विटामिन। जो विटामिन होते हैं वो कार्बनिक होते हैं, हमें पता है। और जो एंजाइम के साथ मिलकर के उन्हें फंक्शनल बनाते हैं, यानी क्रियाशील बनाते हैं। इसे कह सकते हैं कि जो कोएंजाइम होते हैं वो विटामिन के संघटक होते हैं। विटामिन के संघटक होते हैं। एक बार फिर से देखिए, कोफैक्टर जो होता है वो प्रोटीन के साथ मिलकर कार्य करता है। इसे हेल्पर एंजाइम भी कहते हैं। कोफैक्टर दो भागों में बटा होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में मेटल आयन आते हैं, जैसे जिंक आ गया, मैग्नीशियम, फेरम। ये जिंक आयन जो है वो कार्बनिक एनहाइड्रेट और अल्कोहल डाइहाइड्रोजिनेज के साथ कार्य करता है, इसमें कार्य करता है। और इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? जो एपो एंजाइम से दृढ़ता से जुड़ा हो, सघनता से जुड़ा हो, जिसे तोड़ना मुश्किल हो। इसके उदाहरण है साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन। नेक्स्ट है कोएंजाइम या सहएंजाइम या सहविकर। एपो एंजाइम से ये सरलता से जुड़े होते हैं और आसानी से पृथक हो जाते हैं। इसका उदाहरण है NAD और NADP, FAD। NAD और NADP में नियासिन विटामिन पाया जाता है और FAD में B2 विटामिन पाया जाता है।
हमें पता है कि विटामिन जो है वो ऑर्गेनिक होता है, जो एंजाइम के साथ मिलकर फंक्शनल बना देता है, उसे क्रियाशील बना देता है। इसे ही कह सकते हैं कि जो कोएंजाइम होते हैं वो विटामिन के संघटक होते हैं। एनएडी की फुल फॉर्म होती है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और एनएडीपी की होती है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। जो हेलो एंजाइम में कोएंजाइम पाया जाता है उसे हम किस क्रिया से अलग कर सकते हैं? कोएंजाइम या सह एंजाइम को हम डायलिसिस क्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं। कौन सी क्रिया से? डायलिसिस क्रिया से पृथक किया जा सकता है, इन दोनों को पृथक हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होता है? हमने पढ़ा था अभी, हेलो एंजाइम का प्रोटीन भाग होता है, उसे हम कहते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और प्रोटीन एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार लिखेंगे हम इसको, एपो एंजाइम किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से, और प्रोटीन एमिनो अम्ल से, एमिनो एसिड से बने होते हैं। जो प्रोटीन की प्रकृति होती है वो होती है कोलाइडी। ये कोलाइडी प्रकृति का होता है प्रोटीन, जिनसे एंजाइमों की प्रति इकाई आयतन अधिक क्षेत्रफल प्राप्त करता है। जिनसे एंजाइमों को प्रति इकाई आयतन अधिक क्षेत्रफल प्राप्त होता है। एपो एंजाइम होता है, उसका एक भाग होता है जिसे सक्रिय भाग कहते हैं। जैसे एपो एंजाइम, ये एपो एंजाइम है, इसका ये भाग होता है जिस पर आकर के सबस्ट्रेट यानी अभिकर्मक आकर के, अभिकारक आकर के जुड़ता है, उसे कहते हैं हम एक्टिव साइट। ये एक्टिव होता है और यहां पर आकर जुड़ेगा सबस्ट्रेट। ये है सबस्ट्रेट यानी, और ये एंजाइम है। जिस भाग पर सबस्ट्रेट आकर के जुड़ता है एंजाइम के, उस भाग को एक्टिव साइट कहते हैं। एक बात बता दें आपको, जो एंजाइम होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने होते हैं। हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जो एंजाइम होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने होते हैं। एक बार फिर से देखिए, एपो एंजाइम, हेलो एंजाइम का जो प्रोटीन भाग होता है उसे एपो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम है वो प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन की प्रकृति कोलाइडी प्रकृति होती है। एंजाइमों को प्रति इकाई, जिनसे एंजाइमों को प्रति इकाई आयतन अधिक क्षेत्रफल प्राप्त होता है। यहाँ पे एक बात आती है कि सबस्ट्रेट एंजाइम के जिस भाग से जुड़ता है उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट यानी सक्रिय क्षेत्र। सबस्ट्रेट यानी अभिकारक, और जो एंजाइम होते हैं वो हमारे शरीर में ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने होते हैं। अब आते हैं एंजाइमों की विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम की पहली प्रॉपर्टी है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं यानी जैव उत्प्रेरक होते हैं। दूसरा है ये एंजाइम है ये विशिष्ट होते हैं यानी अलग अलग एंजाइम पर अलग अलग सबस्ट्रेट आकर जुड़ते हैं।